अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में खुशामदीद। एक मीठी सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा। उम्मीद और दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। हजरत वासिफ अली वासिफ का कौल है कि अगर जिंदगी से तकाजा और गिला निकाल दिया जाए तो जिंदगी में सुकून पैदा हो जाता है। अल्लाह की याद और इंसान से मोहब्बत दो ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी को पुरसुकून बनाती हैं, जबकि नफरत इस्तराब और बेचैनी पैदा करती है और इस्तराब अंदेशे पैदा करता है और अंदेशा इंसान का सुकून छीन लेता है। हंसते बसते और खुशहाल बंदे को भी अंदेशे सुकून से महरूम कर देते हैं। यानी कि अगर जिंदगी में खुदा और उसके बंदों की मोहब्बत खत्म हो जाए, बेसुकूनी, बेचैनी और इस्तराब मुकद्दर बन जाता है। तो जी जनाब, अगर जिंदगी को पुरसुकून और आरामदेह बनाना चाहते हैं तो खुदा और उसके बंदों के लिए मोहब्बत पैदा करे, खुशियां बांटे और खुशियां समेटे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो बाज औकात आप देखने में बिल्कुल तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता, आपको किसी का साथ अच्छा नहीं लगता, आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आती। अक्सर आपका जहन किसी ऐसी चीज में अटक कर रह जाता है जो उस वक्त मुमकिन नहीं हो सकता, जिस वजह से आप मुख्तलिफ सोचों और परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि तन्हा वक्त गुजारे। इन सारी चीजों का होना किसी हद तक डिप्रेशन के अलामात हैं। ये ना सिर्फ आपकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत को मुतासर करता है, बल्कि ये आपके सोने, जागने, खाने पीने, हत्ता के सोचने तक पर भी ये चीजें सब असरअंदाज होती हैं। बढ़ते हुए समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी समेत दीगर नफ्सियाती मसाइल तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की 65% आबादी किसी न किसी सतह के जहनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुकी है। हर तीसरा पाकिस्तानी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में फ़र्क क्या होता है, ये हमारी सेहत को किस तरह से मुतासर करता है और किस तरह हम इन मसाइल से बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा रमज़ान। बहुत शुक्रिया आपका, खुशामदीद आपको। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जाने के जैसे कि एंजाइटी जो है वो आजकल ना के सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में सब में पाई जाती है। हाँ। तो क्या इसकी इलामात क्या हैं और वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो हम सबको ये समझना है कि एंजाइटी और डिप्रेशन होता क्या है। देखिए, अगर आपका दिमाग, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने गुजरे हुए कल को सोचेंगे तो वो बन जाएगा डिप्रेशन, और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आने वाले कल को सोचेंगे तो वो बन जाएगी एंजाइटी। तो ये एक बहुत ही सादा सी डेफिनेशन है एंजाइटी की और डिप्रेशन की। लेकिन तो जॉय है ना, जो खुशी है, वो है प्रेजेंट मोमेंट में, लम्हा मौजूद के अंदर। इशफाक साहब अपनी किताब जाविया में लिखते हैं कि मैंने बाबा से पूछा, अच्छा वो बाबा ऐसे लोगों को कहते हैं जो देखने में हमारी आपकी तरह के होते हैं लेकिन खुदा के बहुत करीब होते हैं। तो कहते हैं मैंने बाबा से पूछा कि मोमिन कौन है, तो बाबा ने कहा कि जिसका दिल माजी की याद में नहीं मुब्तला और जो मुस्तकबिल से खौफजदा नहीं है, यानी कि उस पे हाल का राज अफशा है। आपने अक्सर एक टर्म हम बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो बुजुर्ग बड़े साहिब हाल हैं, सुना होगा आपने। यानी कि जो हाल उसे दिया गया है उसी हाल पे वो दिल से खुश हो, और जब तक उसको दिया गया है वो उसके ऊपर राजी रहे खुदा की तरफ से। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है तो नाव, क्योंकि नाव में ही बैठ के हम अपना पास समझते हैं, सोचते हैं, और नाव में ही बैठ के हम अपना फ्यूचर सोचते हैं। और जो ये लम्हा मौजूद है ना, इज सो वास्ट एंड डीप। मेडिटेशन जो है वो हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है। और एक होता है स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, हाँ, एंजाइटी। इनमें कब हमें पता, ये कब डिफरेंस हमें पता चलता है कि अभी हमें एंजाइटी है और अभी डिप्रेशन, और अभी डिप्रेशन आपने है अब या स्ट्रेस? सिंपल सा डिप्रेशन और एंजाइटी का आपको समझ आ गया कि अगर आप पास्ट सोचोगे तो वो डिप्रेशन होगा, फ्यूचर सोचोगे बहुत ज्यादा तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, हमारा ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि हमें नहीं पता चलता। आप बैठे यहाँ होगे लेकिन आपका माइंड कुछ और सोचने लग जाएगा, या माजी का या मुस्तकबिल का। तो या हम अपने गुजरे हुए कल को लेके उसके बारे में परेशान हो रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, रिग्रेट कर रहे होते हैं, या हम अपने आने वाले कल को सोच के उसके बारे में परेशान हो रहे होते हैं, एंग्शियस हो रहे होते हैं।
तो ये जो वैसिलेशन ऑफ माइंड है, यानी कि जो ये लड़खड़ाहट है आपके माइंड की, जो कॉन्स्टेंटली आपके माइंड के अंदर हो रही होती है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस का बायस बनती है। इसी तरह स्ट्रेस को एक और आसान तरीके से आप समझें कि जब आपके पास करने को बहुत कुछ हो, ठीक है ना, आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं करने की, आपके पास टाइम नहीं है एंड नॉट इनफ एनर्जी, और आपके पास एनर्जी नहीं है, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है स्ट्रेस, कि टू मच टू डू, टू लिटिल टाइम एंड नॉट इनफ एनर्जी। सो ये तो डेफिनेशंस हैं आपकी स्ट्रेस की, डिप्रेशन की और एग्जाइटी की। ओके, जैसे कि आपने बताया, ये डिप्रेशन जो है या स्ट्रेस, क्या ये इनहेरेंटली भी होता है? क्या ये इसको कहा जा सकता है कि एक मौरूसी बीमारी है ये? देखिए, आजकल माहौल इस तरह का बन गया है, क्योंकि पहले वक्तों में आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, अब आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास चीज़ें बहुत सी हैं, दिमाग के पास बहुत चीज़ें करने को हैं। जब आपका माइंड और आपकी बॉडी एक ही चीज़ कर रही होती है, तो एक समझे एक मेडिटेशन और एक पुरसुकून वो स्टार्ट हो जाता है, बट हमारा माइंड कहीं और होता है और हमारी बॉडी बज़ाहिरन कुछ और कर रही होती है, ठीक है। तो ये माहौल जो है ना हमारे इर्द गिर्द का, ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों के बारे के अंदर। अब कुछ डिप्रेशन और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सेल्फ हेल्प से ठीक कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए वी नीड प्रॉपर गाइडेंस। डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। इनका फ़र्क बज़ाहिरन उसमें क्या होता है कि एक डिप्रेशन और एक ये होता है कि बज़ाहिरन आपको उन चीज़ों की वजह समझ आ रही होती है कि आप थक गए हो, आपने काम बहुत ज़्यादा किया है, आपको अपने फ्यूचर की बहुत है, या किसी के कुछ करने से, या किसी के कोई अमाल से, या कोई आपकी फैमिली में कुछ आपके साथ हुआ है, तो बज़ाहिरन एक वजह है कि आप इनहेरेंटली बेस्ड, हाँ, कि मतलब आपको वो एक वजह आपको समझ आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपको वजह समझ नहीं आती है, सो दैट इज क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसके लिए यू नीड प्रॉपर हेल्प। लेकिन जो बाकी एक जो आम इंसान का जो सारा वो होता है, उसके अंदर आप उसको सेल्फ हेल्प से अभी अपने टर्म यूज किए क्लिनिकल डिप्रेशन जो है, इसकी क्या इब्तदाई जो इलामात आपने बता दी, लेकिन इसकी मेडिकेशन अगर इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को फील होता है, तो स्टार्ट में अगर ये बीमारी में मुब्तला होता है, तो उसकी मेडिकेशन क्या हो सकती है कि इंसान आसानी से उसको ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए हेल्प आजकल इतने साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, केमिकल इम्बैलेंस अगर आपके माइंड में हो जाता है तो ना डिफरेंट तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, सारा कुछ होता है। और पता है, इनकी एक बड़ी ट्रिकी बात ये होती है कि इनके जो अलामात हैं वो मोरलेस एक ही जैसी होती हैं, कि आपका किसी काम में दिल नहीं लगता, आपका खुश होने का दिल नहीं करता, आप लेथार्जिक होते हो। हमारी बॉडी के अंदर एक तवनाई होती है ज़िंदगी की कुव्वत, ठीक है। तो जब हमारे अंदर वो ज़िंदगी की कुव्वत कम होती है तो क्या होता है? वी फील लेथार्जिक, वी फील डिप्रेस, वी फील सैड, यानी कि हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, कमरे से निकलने को दिल नहीं करता। अगर इसकी बज़ाहिरन कोई वजह है तो इट मीन्स ये एक आप इसको ठीक कर सकते हो सेल्फ हेल्प से, और अगर इसकी कोई वजह नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रही है, तो फिर आपको इसके लिए फिर हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन आप उसको सेल्फ हेल्प से कैसे ठीक कर सकते हो? कि जब यू फील ऑल दीज थिंग्स, कि डिप्रेशंस, मतलब आप नेगेटिव हो गए, लेजी हो गए, कुछ करने को दिल नहीं करेगा, यानी कि आप में वो ज़िंदगी की कुव्वत कम हो रही है। और आप देखो कि जब आपके अंदर वो ज़िंदगी की कुव्वत होती है, जब वो आपकी एनर्जी ऊपर होती है, तो क्या होता है? यू फील हैप्पी, यू फील रिलैक्स, आपका निकलने का भी दिल करेगा, करने का भी दिल करेगा, आप खुश होगे, और आपका माइंड बहुत आसानी के साथ आपकी लाइफ की नेगेटिव चीज़ों को दरगुजर कर देता है। आपने देखा होगा समटाइम्स वही लोग, वही सिचुएशंस हमें बॉदर नहीं करती हैं ना, और कभी कभी वही चीज़ें हमें इतना बॉदर करती हैं कि दिल करता है कि बस या मार दें या कुछ उनको कर दें, बट होता कुछ नहीं है। तो वो बेसिकली हमारे अंदर वो जो ज़िंदगी की कुव्वत है वो ऊपर नीचे हो रही होती है, और वो कुव्वत आप अपने अंदर कैसे बेहतर कर सकते हैं? विद योर प्रॉपर फूड, अच्छा खाना, मतवाज़न ग़िज़ा जिसके अंदर आपकी हर चीज़ शामिल हो, आपकी अच्छी नींद, 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद हमारी बॉडी को चाहिए। दिन जागने के लिए बना है, रात सोने के लिए बनी है। जब हम कुदरत के रिदम से निकलते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें तभी हमारी ज़िंदगी में दाखिल होती हैं। तो अच्छी नींद प्लस योर ब्रेथ, ब्रेथ एंड योर काम, हैप्पी एंड मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि आपका पुरसुकून, पुरअमन दिमागी कैफियत, ये वो 4 चीज़ें हैं जिनसे आप अपने अंदर वो ज़िंदगी की कुव्वत को ऊपर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और फिर ये चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब सांस
की जो हमने बात करी, सांस तो वही जो हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, दिमाग में ख्याल आएगा ये क्या बात हुई, सांस तो ले रही है, सांस के साथ हम क्या करेंगे, या सांस के साथ हम अपना एग्जाइटी डिप्रेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सांस जो है ना, इट्स सो पावरफुल स्पिरिचुअली भी एंड साइंटिफिकली। इट्स मीन ग़िज़ा जो है वो ज़्यादा डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स ये चारों चीजें, इन चारों चीजों पे। अच्छा, ग़िज़ा के साथ साथ जो आदात हैं, क्या वो भी डिप्रेशन का बायस बनती है? बिल्कुल, आदात भी, कि जितना हम देखें, हम लोग जो डिज़ाइन है ना, हमने नेचर के साथ अपने कनेक्शन को ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल ही अंदर रह गए और हम हर चीज़ को नेचर के अगेंस्ट कर रहे हैं। हमारा उठना बैठना सोना जागना हर चीज़, हम कब बाहर जाके टाइम स्पेंड करते हैं, हम कब नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये कुदरत ने, खुदा की ज़ात ने हमें सारी चीज़ें मुयस्सर की हुई हैं, लेकिन हम इनको यूज़ ही नहीं करते। हम कब नंगे पाँव बाहर जाके चलते हैं, हम कब अपने जाके, आपने कब लास्ट टाइम चिड़ियों की आवाज़ सुनी है या अपने फूलों को गौर किया है। मतलब ये कहने की बातें नहीं है, ये एक्चुअली ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, क्योंकि आप अपने माइंड को मवाद देते हो अपनी आगे की सोच बनाने के लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें। अब तो इतनी चीज़ें सोशल मीडिया पे आपको इतनी चीज़ें मुयस्सर हैं, आपके पास इतना कुछ है। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड को मवाद देते हो आगे की सोच बनाने के लिए। हमारा जो माइंड है ना, यू हैव द माइंड, आप अपना माइंड नहीं हो, आपके पास आपका माइंड है। और माइंड क्या है? इट्स जस्ट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि आपने इनहेरिट किया है। कि जैसे कि आप अभी बात करी थी सांस के हवाले से, कि सांस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिप्रेशन में, तो कैसे देखती हैं आप कि ये आगे मजीद इसको किस तरह से इम्प्रूव इसमें किया जा सकता है? देखिए, सांस को तो पहले आप ये समझें कि सांस की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप इसको देखिए, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है? जिन्हों को बनाया आग से, फरिश्तों को बनाया नूर से। हमें इतनी क्या बड़ी बात थी कि हमें मिट्टी से बना के अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे दिया? क्योंकि जब हमें खुदा ने मिट्टी से बनाया तो हमारे में खुदा ने अपना सौर फूंका, यानी कि हमारे में खुदा की दीवी सलाहियत है, खुदा की दीवी ताकत है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, पहला काम क्या करता है? सांस। और इस दुनिया से जाता है, आखिरी काम क्या है? सांस। तो इस सांस से उस सांस का जो दरमियान का सफ़र है वो है ज़िंदगी, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से इसकी एक बात। आप अगर आप इसको साइंटिफिकली देखो तो बहुत सी स्टडीज़ ने शो किया है कि 70 to 80% ऑफ आवर टॉक्सिस हम अपनी सांस के ज़रिए बाहर रिलीज़ करते हैं। और हमारे सारे इमोशंस हमारे सांस के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब आपको गुस्सा आता है, आप डिफरेंट तरीके से सांस लेते हो। जब आप डिप्रेशन में होते हो, हम डिफरेंट तरीके से सांस लेते हैं। जैसे व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर इन लव, हमारे चेहरे पे आ जाते हैं, चेहरे पे चमक, आंखों में चमक, सबको पता चल जाएगा खुश हो। और जब डिप्रेशन होता है, सबको पता चल जाता है कि एक चेहरा मुरझा जाता है। वो डिप्रेशन को वहम भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, इस वजह से। लेकिन ये एक बहुत ही आज के दौर का बहुत ही एक अहम मसला है जो कि बच्चों के अंदर भी मौजूद है। अगर हमारा दिमाग एक पतंग है ना, तो उस पतंग को हम अपने सांस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। उसको हम, देखिए, ज़िंदगी जो है ना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको आसान बनाना पड़ता है। किस तरीके से? कुछ सब्र करके, कुछ शुक्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ माफ़ करके और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके, ठीक है। डिप्रेशन जो एंजाइटी है वो किस एज ग्रुप में ज़्यादा पाई जाती है? देखिए, आजकल तो हर एज, आजकल मैं अभी छोटे बच्चों का भी ड्यूरिंग कोविड के दौरान मैं अपनी फैमिली के छोटे बच्चों को करवा रही थी। आप सोचें कि 4 साल की मेरी नीस, उसकी छोटी सी ज़िंदगी में भी इतना स्ट्रेस था, क्योंकि उसकी छोटी सी ज़िंदगी में भी जो 4, 5, 6 लोग थे वो उसको स्ट्रेस दे रहे थे, उसकी। तो आजकल तो आप देखिए सोशल मीडिया का कितना स्ट्रेस है, क्योंकि हर किसी को आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर परफेक्ट देखते हो और अपने आप को आप बिहाइंड द कैमरा देख रहे होते हो। तो सबकॉन्शियसली आपके अंदर वो स्ट्रेस की लेयर्स इकट्ठी हो रही होती हैं। तो ये आजकल तो हर एज ग्रुप के अंदर, क्या बड़े क्या छोटे, पुराने वक्तों में इतना नहीं होता था, क्योंकि जब हम जो भी काम कर रहे होते थे हम उसको 100% दे रहे होते थे। लेकिन आजकल वही हमारा माइंड कहीं और होता है, हम कहीं और होते हैं, बॉडी कुछ और कर रही होती है। जब खा रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि हमने जाना किधर है। जब हम कहीं बाहर होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और होता है। तो जब हम अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को एक उसके अंदर लेकर आएंगे,
व्हेन हम जज्बाती तौर पे, दिमागी तौर पे, रूहानी तौर पे, इमोशनली तौर के ऊपर एक उसके अंदर होंगे, ताल में होंगे, तो वो है इनलाइटमेंट, या वो है रूहानियत, या वो है सुकून, या वो है तो peace। इसमें इंसान का भी जो है काफी हद तक जो है अमल दखल है इसमें, आप इसको कंट्रोल कर सकते आप हैं, उसको anxiety, कंट्रोल कर depression सकते को। हो। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया आपका। उस्मा नुमान हमारे साथ मौजूद थी और जबकि डिप्रेशन एंजाइटी के हवाले से आपको आगाह कर रही थी। उम्मीद करती हूँ आपने कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर सीखा होगा और आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक और वापस आएंगे। स्टे विद अस। तो जनाब, बात करते हैं अब एक ऐसे मसले की जो कि आपका, मेरा, बल्कि हर खास और आम का मसला है कि अपना डाटा कैसे महफूज बनाया जाए। इस इशू पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि मुल्क में पिछले दिनों कुछ ऐसी शख्सियात और हसास जगहों से ऑडियोज जो हैं वो लीक हुई है जिन्हें हमें आम तौर पर, जिनको हम महफूज समझते थे, लेकिन उन ऑडियोज को सुनने के बाद हम सब में तशवीश की लहर दौड़ गई है। कुछ दिन गुजरते हैं तो एक नई ऑडियो सामने आ जाती है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की एक ऑडियो सामने आई जिसमें वो पीटीआई के सोशल मीडिया हेड से बात करती सुनी जा सकती है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी, फिर मरीम नवाज और अभी पिछले ही दिनों साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो भी सामने आई है। इन ऑडियोज को सारी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ सियासी मोहरों के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतने बड़े बड़े सियासी ओहदेदारान और प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियोज और डाटा महफूज नहीं, तो फिर एक आम शख्स का डाटा कितना गैर महफूज होगा। ये डाटा डार्क वेब से लीक किया जा रहा है और हमसे बेशतर लोग इन्हें नहीं जानते कि डार्क वेब होती क्या है। तो चलिए जनाब, आज हम आपको बताएंगे कि डार्क वेब बेसिकली होती क्या है और इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। आज के दौर में डाटा सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू बन चुका है और डाटा महफूज कैसे बनाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेक्नोलॉजिस्ट अहमद मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके कीमती वक्त का। वेलकम टू जागो लाहौर। बहुत शुक्रिया। और सर, कैसे देखते हैं आपके बेसिकली डार्क वेब है क्या? आजकल हम इसके बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। देखें, डार्क वेब ना एक, जिसको आप इसको ऐसे कह लीजिए कि एक खुफिया दुनिया है, जैसे इंटरनेट की ना कुछ इकसाम है। हमें एज ए नॉर्मल पर्सन जो हम यूज करते हैं वो सरफेस वेब है, ठीक है, जो आपको नजर आता है, जिसपे गूगल है और ये सब कुछ है। देन उसके बाद आता है डीप वेब, जिसके अंदर जैसे आप लोगों ने कोई डेटा सेंटर बनाया हुआ है, जैसे अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो डेटा सेंटर बना हुआ है जहाँ पे प्राइवेटली लोग कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर है या कुछ चीज जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, वो डीप वेब के अंदर आ जाए, जो इंटरनेट का एक्चुअली सबसे बड़ा हिस्सा है। और फिर एक दुनिया है डार्क वेब, जहाँ पे आप अपना असली नाम नहीं यूज कर सकते, असली चीजें नहीं यूज कर सकते, जो कि एक्चुअल में वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था। लेकिन जब उसको पब्लिक के लिए ऑन किया गया तो उसके ऊपर वो तमाम इलीगल एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई, क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर सकते उसमें बंदा। तो ये एक वो दुनिया जिसमें आपको ना, मैं अगर वैसे मिसाल के तौर पे बात करूँ तो एक सुई से लेकर तो एक सैटेलाइट तक हर चीज़ वहाँ पे सेल और परचेज होती है और आप सब कुछ कर सकते हैं। और बाकी वही सब कुछ है जो आजकल हम दुनिया में सुन रहे हैं कि डार्क वेब बहुत ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान में तो ये नाम बहुत ज़्यादा अब सामने आ रहा है। बिल्कुल, दुनिया इस पे बहुत ज़्यादा, यानी कि इसमें इन है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इतना नहीं है। खैर, इसमें तरक्की वाली चीज़ नहीं है एक्चुअली। इसमें ये है, लोग इन्वॉल्व हुए, पकड़े गए, FBI ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा। और जैसे एक वेबसाइट जिसकी सिल्क रोड, जिसके ऊपर बहुत सारी इलीगल चीज़ें बिकती थी, उस पूरी वेबसाइट को बंद करना पड़ा और उसके लिए उनको 5-6 साल लग गए थे उसको बंद करने में, क्योंकि ट्रैक नहीं हो पाती थी चीजें। तो ये असल में डार्क वेब। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा ऑडियो लीक की जो है बात चल रही है, और जबकि हमारे जो सियासी ओहदेदारान है वो महफूज नहीं है, तो एक आम आदमी अपने डाटा को कैसे महफूज कर सकता है? अच्छा देखें, इसके लिए ना कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली हमारी पॉलिसीज़, जैसे हमारी साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी चंद माह पहले आई थी, जो कि दुनिया ने आज से 10-10 साल पहले बना दी थी। मैं नॉर्मली ना एक बात करता होता हूँ, हमें टाइम से आगे जीना चाहिए, रादर देन कि हम जब पीछे कोई चीज़ आ जाती है उसके बाद हम सुन रहे होते हैं वो अच्छा ये चीज़ इस तरह से हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि हमें जब आगे की चीज़ें पता होंगी ना, जैसे हम जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं या जिस तरह जिन लोगों में हमारा उठना बैठना, हम आगे की चीज़ें देखते हैं, तो हमें पॉलिसीज़, जैसे अभी एक मैं मिसाल दे देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी अभी जो चल रही है वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे चल रही है, कि कोई जैसे गूगल है,
अब कोई भी गूगल का डेटा एक्सेस कर सकता है, वो एक सेंट्रलाइज्ड जगह। आने वाले दौर में चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। ये मैं नॉर्मली अपने लेक्चर्स में भी बता रहा होता हूँ किस तरीके से, लाइक के जैसे आपका मोबाइल है, अब उसके अंदर आप किसी एक खास सिस्टम का पार्ट बनते हैं, वो आपसे कहेगा कि जी इसके अंदर इतना हिस्सा जो है ना मेरे लिए मुख्तस करना है बेसिकली अपने मोबाइल में, लाइक 1 GB और वट एवर जितना भी, तो आप वो उसके लिए छोड़ देंगे, उसके अंदर वो डेटाबेस एक बनना शुरू हो जाएगा या रिकॉर्ड्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी वो डेटा सेव हो रहा होगा। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, इसके ऊपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स चलते हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो वो जब करते हैं तो उसको क्रिप्टोग्राफिकल लैंग्वेज में इस तरीके से चेंज किया जाता है ताकि वो डीक्रिप्ट ना हो सके। यानी सपोज करें आपको एक चीज़ का, जैसे मैं अगर मैसेज करता हूँ, जैसे हम छोटे होते नहीं खेलते होते थे कान में बताई बात, वो करते एंड तक कुछ और पहुँच जाती होती थी। अब सपोज करें मैं आपको एक हिस्सा बताता हूँ, एक हिस्सा किसी और को बताता हूँ, तीसरा हिस्सा किसी और को बताता हूँ, तीनों ने मिलके असल में एक जुमला बना रहे हैं। वो इसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए अगर हम डेटा भी इस तरह से भेजें किसी जगह पे, तो उसको अगर सपोज करें वो एक बंदा एक चीज पकड़ लेता है तो दूसरी को नहीं पकड़ पाएगा, तो वो चीज पूरी ही नहीं होगी डेटा उसके पास। अभी जो आप ऑडियो लीक्स की बात कर रही हैं, अच्छा उनमें भी कई दफा ना शुबहात आ जाते हैं, क्योंकि वो होता क्या है, कई जगहों पे चंक्स लगाए जाते हैं। यानी आज से बहुत साल पहले आपने देखा होगा कि जब क्या हुआ करता था, लोग पिक्चर नीचे किसी और की होती थी, ऊपर शक्ल किसी और की लगा देते थे, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को डीप फेक टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर लोग वीडियोस इस तरीके से बना रहे हैं, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं माशाल्लाह वो करके कभी जॉन सीना बने होते हैं, जब कभी कुछ बने होते हैं। इसी तरह ऑडियोज की भी पैचेस बनाए जा सकते हैं। यानी मल्टीपल वर्ड्स को, बहुत ढेर सारे वर्ड्स, जैसे मैं इस टाइम W को कैसे बोल रहा हूँ, A को कैसे बोल रहा हूँ, अलिफ को कैसे बोल रहा हूँ, और उनको कलेक्ट करके तो भी मैं ऑडियो बना सकता हूँ एक पूरी इस तरह की। अब जो ऑडियो लीक्स वाली बात है ना, वो जब शुरू में कुछ ऑडियोज आई, उनको तो बंदा कहता था कि जी ये इसके अंदर ना पैचेस लगे, में पता लग जाता है एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट। लेकिन अब अगली चीज़ जो आजकल ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जिसके ऊपर फिर वो करेंसी पे एक वो बात आती है कि उसके थ्रू वो जो है ना बंदा पैसे मांगता है और सारा कुछ कर रहा है, वो किस तरीके से उठाई गई हैं। यानी आपने एक सर्वर को हैक करना है, आपने एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ना है। अब जैसे हमारे यहाँ पिछले दिनों अगर आपने सुना हो तो FBR का और नेशनल बैंक का गालबन पूरे के पूरे सर्वर्स हैक हो गए थे, सर्वर्स हैक हो गए थे, डेटा पूरे का पूरा उठा के ले गए थे लोग, और वो वहां पे पता नहीं कितने $1000 में बिक रहा था पूरे पाकिस्तान का डेटा, ठीक है। यानी जस्ट 1000, तो वो हम कहते थे हम इतने सस्ते हम तो हमारा डेटा। तो अब आप खुद सोचें, क्योंकि इस तरह की चीजें, जैसे अभी तक हम अपनी एक विंडोज नहीं बना सके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हम अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लें, क्योंकि मैं नॉर्मली ना वही अपने लेक्चर में हमें एक अपडेट की मार है और हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दूसरों की चीजें यूज करने के आदि, तो हमें मेरा ख्याल है पॉलिसीज बहुत बेहतर करनी पड़ेंगी इस पूरी चीज के लिए। ठीक है, तो हम आजकल अपने जो फोन का जो डाटा है कैसे उसे महफूज बना सकते हैं, इसके लिए क्या तरीकाकार हो सकता है? अच्छा, मैं वो बता देता हूँ जो मैं करता हूँ। एक्चुअली मेरे फ़ोन में डेटा होता है, लेकिन वो मैं करता ये हूँ कि उसकी जितनी ऑनलाइन जो कनेक्टिविटी होती है ना, कि जी मेरी आपकी पिक्चर्स एक्सेस हो सकें या आपका डेटा एक्सेस हो सके ऑनलाइन, मैं उसको बंद कर दूँ। सिर्फ उसको उस टाइम ऑन करता हूँ जब मैंने किसी चीज़ को अटैच कर रहा हूँ अपने मोबाइल में। तो इस तरह की चीज़ें, फिर जब एक्चुअली हम जब सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो हमसे कहते हैं अलाउ, तो हम फौरन अलाउ कर देते बिना पढ़े, या अलाउ टू ट्रैक, जी अलाउ कर लो, हमें ट्रैक लेकिन समटाइम कुछ ऐसे भी तो होता है ना कि आपको कुछ ऐसे कुछ लोग लिंक सेंड करते हैं, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका सारा जो डाटा की असेसमेंट है उनके पास चली जाती है। तो इसको किस तरह से ओवरकम इसको कर सकते हैं? आपके पास अगर कोई लिंक आता है ना, तो सबसे पहले तो उस बंदे को फोन करें, तुमने मुझे लिंक भेजा उसको नहीं जानते तो क्या करें उसका? फिर चिल करें, फिर कुछ नहीं करना, मतलब उसको क्लिक नहीं करना उसको आपने, क्योंकि ये जो लिंक्स है ना, ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये आपका ही जो सिस्टम का कुछ अंदर से जो डेटा है ना वो भेजते हैं, जो अगले बंदे को एक्सेस कर। जैसे चलें इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि सम टाइम्स ना लोग आपको कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे आपको एक कोड आया होगा, मुझे एक कोड सेंड कर दें। वो कोड असल में होगा व्हाट्सएप का, उन्होंने व्हाट्सएप में आपका नंबर देकर लॉगिन किया, अब वो आपके नंबर पे कोड आया, अब आपको नहीं पता, आपने देखा ऐसे ही, आपने जस्ट चेक किया कि अच्छा ये कोड है, आपने दूसरे बंदे को कहा बता दिया ये कोड है जी, अब उसने आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया हुआ इस टाइम तक। अच्छा, व्हाट्सएप को हैक करने का सिर्फ एक ही यही तरीका, बाकी लोग, या फिर आप अगर किसी जगह पे जाते हैं और जहाँ पे जाके आप वो QR कोड के थ्रू वेब ब्राउजर पे अपना वो खोलते हैं ना, तो वहाँ से साइन आउट करके निकलें। क्योंकि नॉर्मली बहुत सी जो है ये शिकायत सामने आ रही हैं, खासतौर पर जो टिकटॉकर्स हैं, कि हमारे जो इंस्टाग्राम उसको हैक कर लिया गया है, फेसबुक को हैक कर लिया गया है, तो इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं? इसके लिए आपको बस जो आपके पास लिंक्स आते हैं उन पर आपको क्लिक नहीं करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमें वो एक्चुअली, क्योंकि हम जैसे कह लें ना थोड़ा शॉर्ट जिसे कहते हैं चीज़ों को देखना चाहते हैं, क्या कहते हैं
शॉर्ट का जैसे मनी जो कि हमें फौरन किसी तो हम कहते हैं हो पता नहीं इस पर क्या क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो वो एम ही ना हम उस पर क्लिक कर छोड़ते हैं। सबसे पहले वो नहीं करना। देन अपने फोन्स को सिक्योर बनाएं। फोन्स के अंदर एंटीवायरस और इस तरह के वो आते हैं, वो उन पे फिर एंटी स्पैम आते हैं, वो आप इंस्टॉल करें। अच्छा, वो फिर हमारे यहाँ कुछ आते हैं कि हम फ्री के सॉफ्टवेयर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो फ्री का जब जो चीज़ होती है ना फ्री की, उसमें एक्चुअल में प्रोडक्ट आप खुद होते हैं, तो इसलिए फ्री को छोड़ के अगर पेड ले लें तो समटाइम आप कोई वेबसाइट भी विजिट करते हैं तो वहां पे भी आपको ऑप्शन आ जाती है कि आपके मोबाइल में वायरस आ सकता है अगर आप इस वेबसाइट को क्लिक करते हैं या कोई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो वो बेसिकली किस तरह से मोबाइल की जो इंफॉर्मेशन जो उसकी असेसमेंट आसानी से हो अच्छा, जाती है? वो बेसिकली ना वो अपने आप में एक वायरस होता है। यानी आपने उस पर क्लिक किया उसको परचेज करने के लिए, तो वो आपको कहीं का कहीं, वो आपने देखा होगा ना विंडोज पे विंडोज खुलती जाती हैं कई दफा, वो आपको कहीं से कहीं ले जाता है। और आप किसी एक कई दफा तो वो भी होता है कि आप किसी जाए ना, वो कोई सॉन्ग वगैरह आपने डाउनलोड करना हो तो आपको 3-4 डाउनलोड दिखा रहा होता है ऐसे। तो समटाइम हम मोबाइल में कोई एप्लीकेशन भी अपलोड करते हैं। जी हाँ, तो उसको महफूज बनाने के लिए क्या उसके लिए क्या उसके लिए एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर आते हैं, जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, ये आप इंस्टॉल करें और इसके थ्रू चीज़ें करें और देख के करें कि आप क्या कर रहे हैं, रादर देन के बस ठीक है जी अलाओ। मुझे एक तो ये नहीं समझ आती कि जैसे मैं भी अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन करूँ ना, लोगों कितने लोगों ने फेसबुक का वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, शायद किसी ने भी नहीं पढ़ी होंगी। हम तो विंडोज़ और किसी की नहीं पढ़ते, लेकिन उसके अंदर एक उन्होंने छोटी सी ऑप्शन दिया, हम अपडेट और इसको बंद जब चाहे कर सकते हैं, आपका डेटा जब चाहे किसी से शेयर कर सकते हैं। ये उसके अंदर लिखी होती हैं चीज़ें और हम उस पर अलाउ कर देते हैं उनको, क्योंकि हमने तो फेसबुक यूज़ करना है, हमें क्या। तो मेरा ख्याल है कि हमें चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अब क्योंकि डेटा इज़ न्यू ऑयल, अब डेटा जिस तरीके से बिकता है ना, जैसे आपको कई दफ़ा मैसेज आता होगा कि आपका एसी, और बाकायदा नाम के साथ आता है कि दिस आप अपना एसी बेचना चाहते हैं तो बेचें। उनके पास आपका डेटा कहाँ से है? तो उनको किसी ने सेल किया ना आपका डेटा, किसी कंपनी ने, किसी जगह किसी ने सेल किया, तो वो आपके नाम के साथ उन्होंने आपको मुखातिब किया। तो ये सारी चीज़ें हम वी आर द प्रोडक्ट्स बाय आवरसेल्फ एक्चुअली, लेकिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। लेकिन जब भी हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, ठीक है, जाहिर बात है वो असेसमेंट मांगते हैं प्ले स्टोर पे, तो फिर किस तरह से आप, अब जैसे अभी आपने बताई कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर उसके आप असेस ना दें तो फिर किस तरह से उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है उसका? अच्छा, इसके लिए जैसे अभी आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया राइट, अब उसका पिछले दिनों आया था कि व्हाट्सएप हमारी सो कॉल्ड बातें सुनता है और वो आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा ब्रीच हो गया जी और पता नहीं क्या हो रहा है, उसका बैकअप जो है वो उसका कोई और सॉफ्टवेयर आया था। Exactly. अब लोगों ने उसको इंस्टॉल करना शुरू कर, अब किसी ने ये सोचा ही नहीं, हो सकता वो मेन ऐसी चीज़ हो जो आपका पूरे का पूरा डेटा फेच कर रहा हो बीच में से, लोगों ने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। नॉर्मली यही कहा जाता है कि व्हाट्सएप से जो वो डाटा है वो लीक आउट नहीं हो सकता, लेकिन नॉर्मली वो भी हो रहा है। वो भी हो रहा है। देखें, वो मैंने आपको पहला तरीका इसीलिए वो बता दिया कि व्हाट्सएप को हैक करने का सिर्फ एक तरीका है इस टाइम, या आप उसको कहीं की जगह साइन आउट करके भूल जाएं, या बंदा पिछले किसी आपके ब्राउजर से साइन आउट कर ले, अदरवाइज आप उसको नहीं कर सकते। या फिर आपके पास उसने एक कोड भेजा, उसने कहा जी आपके पास एक कोड आया होगा, मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, ये कोड मुझे बता दें। आपने अपनी ना आपने मैसेज पढ़ा, आपने कहा कि बस ये लीजिए कोड ले लें आप, बस ठीक है। आपने जैसे ही कोड दिया वो उसके मोबाइल पे हो गया, यहाँ से साइन आउट हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप, खैर हम जैसे जो लोग हैं वो तो व्हाट्सएप पे ही ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करते, उन्होंने जी बस छोड़ दिया और उसके बाद वो हैक हुआ हुआ, उनके थ्रू कोई बंदा पैसे मांग रहा है, कुछ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो हमें चीज़ें अब बहुत एहतियात है। आपको अगर कोई मैसेज भी आता है ना, कम से कम उसको पढ़ें कि इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है, या अगर आपको कोई बंदा कोई चीज़ अलाउ करने के लिए कह रहा है ना कोई सॉफ्टवेयर, तो उसको एटलीस्ट पढ़ें कि उसने लिखा क्या हुआ है। ऐसे ही नहीं कि आपने हर ऐप को कह दिया अलाउ टू ट्रैक, यानी वो बेसिकली आपकी पोजीशन ट्रैक कर रहा है, आप किस जगह पे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आप जैसे ही कहते हैं ना अलाउ टू ट्रैक, नीचे लिखा हुआ होता है नॉट अलाउ, तो आप नॉट अलाउ कर रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें पढ़ने वाला टाइम आ गया। इसके अलावा क्या और ऑप्शंस हो सकती हैं हमारे पास? किस चीज़ की बेसिकली, यानी और यानी किस चीज़ की ऑप्शन? अगर हम उन्हें अलाउ नहीं करते तो फिर क्या हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होगा। बेसिकली देखें, उसमें दो चीज़ें, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन देखें अगर एसेस हो जाती है, वो हम एप्लीकेशन जो है वो यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी? मैं भी बताने लगा। एक्चुअली जब आप एक्सेस करते हैं ना, देखें होता ये है कि ये अलाउ टू ट्रैक और नॉट अलाउ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज़ इससे ऊपर आती है, जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, वो आपसे पूछता है कि जी कैन आई अलाउ योर, यानी जितनी पिक्चर्स हैं और उसको भी आप अगर नॉट अलाउ कर दें, बाद में आप सेटिंग में जाके जब आपको चाहिए हो तो आप उनको अलाउ कर सकते हैं। वो सिर्फ आपने टर्म्स एंड जो कंडीशन होती है सिर्फ उनको अलाउ करना होता है, क्योंकि इसको आप ऐसे देख लें
कि जब आप पीसी पे बना रहे होते हैं ना लॉगिन, और जब मोबाइल पे बना रहे हो, ये एक्सेस सिर्फ मोबाइल पे वो कहता है आपको कि जी मैं आपकी पिक्चर्स को अलाउ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो दूसरी चीज़ होती है वहाँ पे वो ये नहीं कह रहा, तो वहाँ पे मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस को अलाउ करना होता है। तो मेरा ख्याल है वही बात जो मैंने भी की ना, कि आपको क्या लिखा हुआ है उसको गौर से पढ़ना है, यानी ऐसे ही नहीं हर किसी को एक्सेस दे देनी कि ठीक है जी करो एंजॉय। ठीक है, किसी भी इदारे के लिए जो साइबर सिक्योरिटी है वो कितनी अहम है, क्या लगता है आपको? जो हमारे साइबर इदारे हैं क्या हम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि ऑडियो जो है वो भी लीक आउट हो रही है? देखें, हमारे यहाँ पॉलिसीज का मसला है बहुत ज़्यादा। हम पॉलिसी बनाते हैं, जब आके चीज़ हमें हिट कर जाती है ना, जैसे अब शायद पॉलिसी बनेगी इस चीज़ की, प्रेसिडेंट हाउस के लिए भी बन जाएगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए, बाकी सब हाउसेस के लिए भी बनेगी। ये आज से 10 साल पहले बननी चाहिए थी, जब कंप्यूटर्स आ रहे थे, जब ये सारी चीज़ें शुरू हो रही थी। अब आप अचानक से साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाए गए जी इसको इम्प्लीमेंट करें। अब पूरी जॉनरा ही चेंज होने लगा टेक्नोलॉजी का, यानी 5G आने लगा। 5G डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, आपके हिसाब से अब पहले हम सेंट्रलाइज में रह रहे हैं, सारी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही हैं चीज़ें। तो अब पुरानी सिक्योरिटी मैकेनिज्म नई जगह पे नहीं चलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें 5 साल आगे सोच के उस हिसाब से पॉलिसीज डिज़ाइन करनी चाहिए। और जब आप पॉलिसी डिज़ाइन करें, क्योंकि देखें ये आपने सुना होगा ISO की सर्टिफिकेशंस होती हैं 9001, 27001 और सारी, वो बेसिकली क्या है, वो कंपनी के अंदर पॉलिसी मेकिंग बना रहे होते हैं चीज़ों। यानी किसी भी कंपनी में आप जाएं तो वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड हर उसमें चेंज हो सकता है, पासवर्ड चेंज करते हैं आप, तो वाई नॉट इन एरियाज में? या जी आप यहाँ पे अभी तक जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं वो पायरेटेड है, क्यों? मेरा ख्याल है कि ओरिजिनल की तरफ हमें चले जाना चाहिए बहुत जल्द। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने अभी तक कितनी टेक्नोलॉजी में जो है वो तरक्की हासिल कर ली, और मजीद हमें कितने इकदामात की ज़रूरत है? अच्छा, मैं ना अपने स्टूडेंट से भी एक क्वेश्चन करता होता हूँ माशाल्लाह। भी कल मेरे 2 सेशन से वहाँ पे गया हुआ, तो मैं उनसे ना एक क्वेश्चन करता हूँ कि किस किस को ये लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। जैसे हम अभी व्यूअर से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो इत्तेफाक की बात है, सारे कहेंगे यस हम बहुत पीछे हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं फिर उस पर क्वेश्चन पे आता है कि iPhone Pro जो अभी 14 आया, कितने लोगों ने उसको वो जो है उसको परचेज भी कर लिया, और वो टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं, हम यूजेज में पीछे हैं। जैसे जो YouTube आप भी यूज़ करती हैं, मैं भी वही यूज़ करता हूँ, जो गूगल आपके पास है मेरे पास भी वही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है हमें उसको यूज़ करना नहीं आता। जैसे मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जी जो स्टूडेंट्स जैसे अच्छे लोग होते हैं वो उसमें पढ़ते हैं, मेरे जैसे जो लोग होते हैं उस पर गाने सुनते हैं, तो फ़र्क है ना, यूजेज का फ़र्क है एक्चुअली। तो मेरा ख्याल है कि जब हम जैसे लोगों ने iPhone लिया हुआ है या कोई भी फ़ोन रखा हुआ है स्मार्टफोन, उसके अंदर एक SOS का फंक्शन होता है। कितने लोगों को पता है कि SOS का फंक्शन है? नहीं पता। कितने लोगों को ये पता है कि लॉक करके जब आपका फ़ोन लॉक्ड होता है तो आप एक कॉल जनरेट कर सकते हैं उससे, एमरजेंसी कॉल। अगर आपका फ़ोन लॉक्ड भी है तो मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं पता होगा, या चलें 10% को पता होगा, इससे ज़्यादा को नहीं पता होगा। तो मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास पूरी की पूरी है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है कि हम उसकी जिसे कहते हैं ना वो नहीं दे पा रहे, लोगों को अवेयरनेस नहीं दे पा रहे, या लोग अवेयरनेस लेना नहीं चाह रहे। तो टेक्नोलॉजी फुल है हमारे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जदीद दौर में हम ज़्यादा गैर महफूज नहीं हो गए? हाँ, कहा जा सकता है, क्योंकि देखें एक बुक है फ्यूचर क्राइम्स, मुझे भी नाम नहीं याद, मार्क गुडमैन की है शायद, वो पढ़नी चाहिए। क्योंकि दुनिया में क्योंकि पॉलिसीज पहले बनती हैं, चीज़ें बाद में आनी शुरू होती हैं उसकी। जैसे जब हमें पता लग गया ना कि 2 साल बाद ये वाली टेक्नोलॉजी आ जानी है, यानी सारे लोग वेरेबल्स पहन रहे हैं, स्मार्ट वेरेबल्स हर बंदे के पास हैं। अब स्मार्ट वेरेबल के ऊपर अगर मैं अपना मेडिकल रिकॉर्ड रखना शुरू कर दूं सारे का सारा, अपनी वॉच के थ्रू, आपने देखा होगा उसमें BC भी आता है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो अगर उसके थ्रू तमाम मेडिकल रिकॉर्ड्स मेरे जाने शुरू हो जाएं किसी जगह पे, अब मैं तो अचानक से सब कुछ एक्सपोज नहीं हो गया, लेकिन अगर मैंने उसके लिए पॉलिसी बनाई होगी ऑलरेडी कि ये डेटा यहाँ से इन सर्वर से मूव होकर सिर्फ यहाँ तक जाना है, और इसने इतनी सिक्योरिटी के अंदर रहना है, इसने सिर्फ तब एक्सेस होना है जब अहमद मंजूर इसको कहेगा कि जी एक्सेस हो सके, अदरवाइज ये एक्सेस ना हो सके। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगी चीज़। तो पॉलिसीज आर इम्पॉर्टेंट, और आगे जो आने वाला दौर है ना वो बेसिकली है, आप इसको ऐसे कह लीजिए 80-20 रूल। 80% डिज़ाइनिंग है चीज़ों की, 20% डिप्लॉयमेंट है। तो 80% के अंदर पॉलिसीज भी बन रही हैं, डिज़ाइनिंग भी हो रही है, आर्किटेक्चर भी बन रहा है। मतलब हमें मजीद जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अहमद मंजूर साहब आपके कीमती वक्त का, जिस तरह से आपने हमें बताया। उम्मीद करती हूँ आपने कुछ ना कुछ उनसे जरूर सीखा होगा, किस तरह से आप अपने डाटा को आसानी से महफूज कर सकते हैं। अब मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और फिर मजीद भी आपसे और मजेदार बातें भी शेयर करेंगे। तो स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू जागर लाहौर। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर उसके जुड़े हुए लोगों से मिसाल पर बात करते हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हुकूमतों की आनिया जानिया और पसंद नापसंद की वजह से नामुकम्मल रहे, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो सिर्फ इस वजह से ज़ेरे इल्तवा हैं कि जनाब तख्ती किसकी लगेगी। हमेशा ये चीज़ देखने में आई है, जब जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो नई आने वाली हुकूमत पिछले मंसूबों को अक्सर अपनी तरजीहात में शामिल तक करना पसंद नहीं करती, जिससे मंसूबे साल हर साल इल्तबाह का शिकार रहते हैं और खमियाजा सिर्फ और सिर्फ आवाम को भुगतना पड़ता है। टूटी सड़कें, सीवरेज के मसाइल आवाम के लिए वबाले जान बन चुके हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो माली साल 2022 और 23 में तरक्याती काम शुरू करने का प्लान LDA के अर्बन डेवलपमेंट विंग ने माली साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। शहर में किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के करीब हैं, कहां पे काम सुस्त रवि का शिकार है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही एक और अहम मसला जो कि तवज्जो तलब है, ऑरेंज ट्रेन की तामीर के दौरान ज़ेरे इस्तेमाल जगहें खाली ना हो सकी। मंसूरा स्टॉप के करीब अरबों रुपए की कीमती एरासी कॉन्ट्रैक्टर के कब्जे में है। जहाजी साइज की खड़ी मशीनरी और जंग आलूद पार्ट्स इदारों की नाहली का मुंह चढ़ा रहे हैं। इन सारे मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद हैं, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मेंबर गवर्नर बॉडी LTA आमिर रियाज कुरैशी साहब। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक है सर? अच्छा हूँ मैं। सर आप कैसे हैं? आप ठीक है अल्लाह का सर? शुक्र, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सर बताइएगा, आप फील्ड में काम भी करते हैं, तो किस तरह से आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ऐसे कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक जो है नामुकम्मल हैं, और क्या वो फ्यूचर में मुकम्मल होने के करीब भी हैं या नहीं है? शुक्रिया। जितने भी मंसूबा जाते हैं वो सुनने में तो गुज़िश्ता 1 साल से यही आ रहा है कि मुकम्मल होने के करीब है, मुकम्मल होने के करीब है, लेकिन बदकिस्मती है शहर लाहौर के बासियों की कि वो सिर्फ ये सुन ही रहे हैं, मुकम्मल कोई नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जहाँ पर कई रिकॉर्ड बनाए ना, उनमें शहर लाहौर में भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया जो कि किसी और हुकूमत को नहीं मिल सका, कि इनके पास कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं है जिसके ऊपर ये लिख सकें कि हमने ये बर वक्त मुकम्मल किया। ये एजाज़ बड़ी कम हुकूमतों को मिलते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत के पास एजाज़ है कि एक गली की कारपेटिंग से लेके फ्लाईओवर और अंडरपास की तमीर तक अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कोई काम भी वक्त पे मुकम्मल नहीं किया। तो क्या आगे उम्मीद भी है? क्योंकि बेसिकली तो जो नारा था ना वो था तब्दीली का नारा। तो पहले प्रोजेक्ट्स जो थे ना वो बर वक्त मुकम्मल हो जाते थे। तो अब जब ईवानों में तब्दीली आई तो फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के रवैयों में भी तब्दीली आ गई और काम करने के स्टाइल में भी तब्दीली आ गई। तो जो पहले काम बर वक्त मुकम्मल हो जाते थे अभी वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे। जिस तरह इन्होंने पहला, इस गवर्नमेंट ने लाहौर में पहला प्रोजेक्ट शुरू किया लाल शहबाज कलंदर अंडरपास, उसका अधूरा सा इफ्तिताह कर दिया। आज भी उसके साथ जो सीवरेज लाइन डालने का अमल है वो अभी पूरा नहीं हो सका। शहर में 3 मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए, शेरामला फ्लाईओवर, शाहकाम फ्लाईओवर, गुलाब देवी अंडरपास, लाहौर ब्रिज की तोसी का मंसूबा कोई भी मुकम्मल नहीं किया। 22 मार्च और 22 फरवरी उसकी डेडलाइन थी, उस पर मुकम्मल नहीं हो सके। उसके बाद इन्होंने सगियाँ प्रोजेक्ट शुरू किया, सगियाँ रोड की तोसी का मंसूबा था, 30 सितंबर उसकी डेडलाइन थी उसका आराइशी दरवाज़ा बनाने की, वो भी वो मुकम्मल नहीं कर सके। अभी तक उसका काम भी 70% से आगे नहीं बढ़ा। तो ये तो वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन्होंने बर वक्त मुकम्मल करने थे, जिसकी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल फंडिंग भी कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके। एक चीज़ यहाँ पर महरीन बड़ी तवज्जो तलब है कि वही ब्यूरोक्रेसी है, वही उनका काम करने का स्टाइल है। शहबाज दौर में वो किस तरह इनको मुकम्मल कर देते थे, 100 दिनों में मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर बना देते थे, और अभी वो 6-6 माह में प्रोजेक्ट नहीं बनते। तो ये इनको सोचना चाहिए। अब इनके पास दलीलें क्या हैं कि क्योंकि हमजा शहबाज की हुकूमत 3 महीने के लिए आ गई तो इस वजह से हम इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल नहीं कर सके। तो वो कुछ सियासी गेम इस तरह की हुई कि दोबारा जो बॉल है वो इनके कोर्ट में दे दी गई कि चलें जी आप दोबारा हुकूमत करके देख लें, ताकि अपने ये इन इल्जामात से भाग ना सके। बिल्कुल जैन, जैसे कि अब फिर ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा आपको पता है तकर्रुर तबादले हो रहे हैं, तो क्या देखें इसको इम्पैक्ट पड़ रहा है कुछ
मंसूबों पर या उस पर काम का आगाज हो रहा है, या जो मंसूबे बिल्कुल ठप हो चुके हैं उनको दोबारा जो है बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे? बुनियादी तौर पर महरीन, ये मंसूबों पर इम्पैक्ट उस वक्त पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जब हुकूमत की ये तरजीहात में शामिल होंगे। हुकूमत इन मंसूबों को शुरू तो कर देती है बड़े तमतराक तरीके से, बड़े उसके ऐलान होते हैं, महफिलें उसकी सजती हैं, लोगों को खाने खिलाए जाते हैं, संगे बुनियाद रखने की पुरवकार तकारीब होती हैं, फिर उसके बाद उसको भूल जाती है। जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक इस हुकूमत ने शुरू किए, हर किसी के साथ ही यही कुछ ही किया। इसमें आप कसूरवार चाहे ब्यूरोक्रेसी को ठहराएं या इनकी हुकूमत को, ये मलबा किसी एक के ऊपर लाजमी ठीक है। हाँ, मंसूबे जो हैं वो बनाए जाते हैं लेकिन इल्तवा का शिकार रह जाते हैं। जी आमिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं सर क्या वजह है, मंसूबे तो बना लिए जाते हैं, इल्तवा का शिकार क्यों रहते हैं, क्या वजूहात क्या है इसके पीछे? अच्छा, गुजारिश ये है कि इसमें बहुत सारे इसमें फैक्टर शामिल हैं। अभी शेख साहब ने मेरा ख्याल है कि बड़ी डिटेल से कुछ बातें की है, मैं बहुत सारी बातों के साथ इनसे एग्री करूंगा और बहुत सारी बातों से एग्री नहीं करूंगा। देखिए, लाल शहबाज कलंदर की इन्होंने बात की तो उसका हमने जो शुरू में सीएम साहब को टाइम दिया वो 4 महीने का था, उन्होंने उसको टाइम को थोड़ा कम किया, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कोविड के डेज थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज थे हमें मटेरियल की सप्लाई के, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सारा वहाँ पे उस वक्त लॉकडाउन का सिलसिला था। तो उन दिनों में हमने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, जो प्रोजेक्ट जो है वो 4 महीने के अंदर फिर भी हमने शहर लाहौर के लिए खोल दिया। उसके बाद हमने गुलाब देवी का एक प्रोजेक्ट किया, उसको भी हमने उसको टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात कर लें, जो शहर लाहौर में 3 दूसरे बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें शाहकाम का प्रोजेक्ट था, शेरा वाला था, उसके बाद एक सगिया रोड का प्रोजेक्ट है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें इन्होंने खुद ही इसमें मेरा ख्याल है बता दिया शेख साहब ने कि जो हमें 3 से 4 महीने का वो टाइम मिला, जिसके अंदर बिल्कुल कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई वज़ीर आला नहीं था और कोई ब्यूरोक्रेसी को रोकने वाला नहीं था, इसकी वजह से उसकी फंडिंग के इश्यूज थे, दूसरे और मसाइल थे। लेकिन सर फंड्स तो मुकम्मल तौर पर दिए भी गए हैं ना? नहीं, देखें इसमें एक बड़ा इसमें क्लियर है कि जो आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आपको अगले साल में लेके जाना है, उसके पैसे दोबारा आते हैं, वो एक प्रोसेस है। उसके बाद अगला मरहला आ गया बजट का जी, जैसे हमारा सगियां का उसके दोबारा पैसे अब रिलीज हुए, इसी तरह जो आपके कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका इसी तरह ऑन गोइंग जो स्कीम्स होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि, और दूसरा मैं इसकी कोई रीज़न ऐसी नहीं कर रहा कि नहीं होने चाहिए, लेकिन जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग के, उनमें कहीं ना कहीं कोई कभी आपका कोई मटेरियल की सप्लाई का आ गया, कहीं लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आ जाते हैं कि आप जहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं, लोगों के घर हैं, दुकानें हैं, आपने उनको जगह एक्वायर करनी है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। बाज़ औक़ात हमने लैंड जो एक्वायर करनी होती है, फिर उसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, समबियार जाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको करते करते मैं ये समझता हूँ उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने शहर लाहौर के लिए बड़े ज़बरदस्त ये 6 से 7 प्रोजेक्ट जो है वो करके दे दिए। आज शाहकाम भी मुकम्मल के करीब है, आपका शेरा वाला फ्लाईओवर भी चल रहा है, आपका लाल शहबाज कलंदर भी हो गया, आपका गुलाब देवी भी हो गया और उसके बाद आपका सगियां भी करीब है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त गवर्नमेंट की प्रोग्रेस है, इस पे हम तो फुली तौर पे मुतमईन है, इसमें कोई ऐसा अभाम नहीं है। और इंशाल्लाह हम इसी तरह जो आइंदा आने वाला माली साल है, चूँकि अब मैं ये समझता हूँ कि जो सीनियर वज़ीर हैं जनाब मियां सलीम इकबाल साहब और हमारे अब वाइस चेयरमैन LDA भी हैं, वो जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बड़ी नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने बड़ा जो हमारा इंजीनियरिंग विंग है उनको बड़ा टाइट किया हुआ है, टाइम लाइन दी है और उनके ऊपर वो पर्सनली खुद ब्रीफिंग्स ले रहे हैं VC साहब जो हैं, और वो हर चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमें भी स्क्रू किया जाता है, हमें भी कहा जाता है कि जी आपने इंजीनियरिंग वालों के साथ बैठना है। सर आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो है मॉनिटर भी किया जाए, लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आ रहे ना। देखिए अवामी फलाही जो मंसूबे हैं इल्तवा का शिकार है, वो बात सामने, लेकिन देखिए उन मंसूबों की जो बाक़ियात की वजह से जो कि सरकारी इराजी है वो भी गैर महफूज है, उसकी क्या वजह? नहीं, सरकारी इराजी गैर महफूज, आप देखें ना, जहाँ को बड़ा प्रोवाइड किया जाता है आपको वहाँ पे साइट डंपिंग के लिए, साइट की स्टोरेज के लिए, मटेरियल के लिए जगह चाहिए होती हैं। तो जाहिर है वो जहाँ पे इस तरह की कुछ जगह अवेलेबल होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉय करनी है, वो कैंपिंग करनी है,
तो वो खुदा ना खास्ता वो कब्जे वाली ऐसी कोई उसमें बात नहीं होती। वो जब प्रोजेक्ट खत्म होता है उसको क्लियर कर दिया जाता है और वो ज़ाहिर है उसने अपनी मशीनरी वापस ले जानी होती है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कब्जे वाली ऐसी कोई इस तरह की तो कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने तो ऐसी नहीं है कम अज़ कम। ठीक है ज़ैन, आपसे जानूंगी जैसे कि मेट्रो ऑरेंज लाइन बनी, मशीनरी जो है वहीं की वहीं पड़ी है, जैसे कि मंसूरा स्टॉप पर आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द सर बन गई है, तो इस हवाले से इकदाम जो है। कुरैशी साहब की बातें सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि जहाँ पे कुरैशी साहब गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं ना, वहाँ पे इंजीनियर भी हैं, तो ख़ुद भी प्रोजेक्ट्स ये करते हैं। तो ये जो इन्होंने बातें की ना कि ये सारे मसाइल आ जाते हैं वो प्लानिंग फ़ेज़ में, तो हम भी तो यही आपको बता रहे हैं कि आपका प्लानिंग फ़ेज़ जो है वो अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। वो मुझे ना इनकी बातें सुनते सुनते ना एक शेर सा याद आ गया, वो है वो बर्बाद गुलस्तां को करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तां क्या होगा। तो बात ये है कि हम भी तो आपको वही कह रहे हैं, आप कान उधर से पकड़ेंगे उधर से पकड़ें, पकड़ना तो कहाँ नहीं है। यही आपको बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो प्लानिंग फेज़ था ना वो बेहतर नहीं था और आपने जल्दबाजी में प्रोजेक्ट्स को शुरू कर दिया। उसके बाद आज आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और जो आपने बात की कि रिज़ल्ट क्या है, तो इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, किसी के पास नहीं है। सिर्फ एक जवाब है कि बस आप देखें 1-2 दिनों में हम उसका फीता काट देंगे। इशू बड़ा पड़ा हुआ है कि तख्ती किसने लगानी है वहाँ पे। पहले उन्होंने बुज़दार साहब की तख्ती लगाई, वो उतार दी, फिर उन्होंने शाहकाम के ऊपर ये शेरावाला के ऊपर हमजा साहब की तख्ती लगाई, ऑन रिकॉर्ड है, वो उतार दी। अब किसकी तख्ती लगेगी? तख्तियों के बड़े इशू पड़े हुए हैं। अच्छा, अब आपका वो जो सवाल था ऑरेंज ट्रेन, जिस तरह कुरैशी साहब फरमा रहे कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इनके नोटिस में ये बात लेके आते हैं। ऑरेंज ट्रेन 25 अक्टूबर 2020 को इसका इफ्तिताह हो गया, चला दी गई। उसके बाद 2 साल होने को हैं। जब कोई भी ये प्रोजेक्ट बनाया जाता है, जिस तरह अभी ये खुद भी बता रहे थे कि उसका एक कास्टिंग यार्ड बनाया जाता है, स्टेबलिंग यार्ड बनाया जाता है, जहाँ पे ये प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं। ऑरेंज ट्रेन अक्टूबर 2014 में इस पर काम शुरू होता है। ये इस वक्त अक्टूबर 2022 चल रहा है, 8 साल हो गए हैं। मंसूरा वहदत रोड पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को सरकारी अराजी दी, 50 कनाल से ज़्यादा अराजी है। उसको कहा कि यहाँ पर आप अपना प्लांट लगाएं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के एलडीए के साथ मामलात ख़राब हुए, उसके दीगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ ख़राब हुए। वो सरकारी अराजी 50 कनाल अराजी पर अभी तक वो प्लांट मौजूद है। ना उस 50 कनाल के प्लॉट को बेचा जा सकता है, ना उसको वोकेट करवाया जा सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर ने मशीनरी खरीदी होती है ना, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार के पैसों से खरीदी होती है, क्योंकि जब सरकार उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है, जैसे ये $1.62 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, ये अल्टीमेटली सरकारी खजाने से पैसे जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने तो उसके पैसे उठा के आगे लगा देने हैं। तो वो जो सरकार के पैसे हैं उससे खरीदी गई जो मशीनरी है वो भी वहां पर जंग-आलूद हो गई। जो गाड़ियां खरीदी गई, बड़े डंपर खरीदे गए, आवाम के लिए भी दर्द सर बन चुका और वहां से गुजरना महाल है। और ख़ास तौर पे आजकल के सीज़न की बात कर लें तो वहाँ पे एक अरसे से सफाई नहीं की गई। डेंगू का सीज़न है, साथ पीछे मुसवा टाउन हाउसिंग स्कीम है, वहाँ से उठने वाला ताफून, बदबू और जो डेंगू मच्छर है, आप कम से कम उसके मसाइल हल नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट सफाई तो करवा दें उसकी, ताकि लोगों को ये जो बदबू और ताफून है उससे तो छुटकारा मिल जाए। ऑरेंज ट्रेन के साथ तो इस हुकूमत ने वैसे ही सुतेली माँ जैसा सलूक किया ना कि बस बना देंगे। जुलाई 2018 में इनकी हुकूमत आई और उसके बाद अक्टूबर 2020 में उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, जबकि उससे पहले उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब लक्ष्मी चौक तक उसका इफ्तिताह करके जा चुके थे। तो चाहे वो पिछले प्रोजेक्ट हैं, चाहे नए प्रोजेक्ट हैं, चाहे आइंदा आने वाले हैं, उसके लिए भी इन्होंने बहाने सोचे हुए हैं कि हमने क्या कहना है कि किस तरह ये लेट हो गए हैं। तो होश के नाखून लेने चाहिए। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको, जो कि सरकारी इरादी जो है कॉन्ट्रैक्टर के कब्जे में है, तो किसकी जानिब से ये गफलत का ये मुजाहरा है, ये जो इकदामात हैं, कब तक आपको लगता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं नामुकम्मल है, इनको मुकम्मल करने के लिए कोई हतमी प्लान बनाया जाएगा? बिल्कुल, इसके ऊपर हतमी प्लान भी बनाया जा रहा है। और दूसरी ये है कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ चीज़ें सेटल हो रही हैं और वो खुदा न खास्ता ऐसा कोई कब्जे वाला इशू नहीं है उसके ऊपर। वो जाहिर है कि उसको राजी दी गई, अब उससे क्योंकि उसमें लेकिन किसकी जानिब से गफलत का नहीं, गफलत किसी की तरफ से नहीं है। वो चीज़ें सेटल हो रही हैं और वो अनकरीब वो जो लैंड है वो क्लियर भी हो जानी है और वो कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी शेख साहब ने बात की ऑरेंज लाइन की,
तो शेख साहब जब 2018 में वो आज के वज़ीर आज़म और उस वक़्त के वज़ीर आला जो है वो इफ्तिताह करके गए, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने खुद ही बताया कि वो लक्ष्मी चौक तक आधी अधूरी करके चले गए। तो मेरा ख्याल है उनसे भी सवाल बनता है कि आपको अगर इस प्रोजेक्ट को करना था तो इसको मुकम्मल करके जाते, इसकी पूरी फंडिंग करके जाते। आपने आधा अधूरा प्रोजेक्ट करके छोड़ के हमारे गले में डाला। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ये ट्रांसपोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, होने चाहिए, करने चाहिए, ज़ाहिर है अवामुन नास की सहूलत के लिए है, लेकिन आपको उसका जामे प्लान बनाना होता है, आपने उसको प्रॉपर प्लान करना होता है कि इसकी फंडिंग कहाँ से होगी, आपने इसको पैसे कहाँ से देने हैं, इस प्रोजेक्ट को कैसे चलाना है। आप इस तरह कभी नहीं कर सकते कि आप एक गाड़ी खरीद लें और मुझे बात मुकम्मल करने दें प्लीज। आप एक गाड़ी खरीद लें लेकिन आपके पास ये प्लान ना हो कि इस गाड़ी में मैं फ्यूल कहाँ से डालूंगा। आपको ये प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। आप एक प्रोजेक्ट तो कर गए, प्लानिंग करने में और करवाने में, अमल दरामद करवाने में कौन जिम्मेदार है? जब देखें जब भी कोई प्रोजेक्ट किया जाता है ना, उसके PC1 PC2 बनाया जाता है, प्लानिंग फेज के अंदर डाला जाता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है और इसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है। कुरैशी साहब जो चल रहे हैं उनको कंप्लीट आपने नहीं, कैसे उसका करना कारण है? शेख साहब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। तो गुजारिश ये है कि उसमें हमें तो कहीं नजर नहीं आई बात कि आपने इसको कैसे चलाना था। तो गुजारिश ये है, तो फिर हमने फिर उसके बावजूद हिम्मत करके इसको सब्सिडी दे के, चाहे वो अवाम के पैसे हैं लेकिन अवाम के पैसों को किसी और जगह भी खर्च होना था। हमारे यहाँ पे सेहत पे पैसे खर्च होने थे, तालीम पे पैसे खर्च होने थे जो हमें ऑरेंज लाइन को देने पड़े। ये सारी चीज़ें उनको करके जानी चाहिए थी। तो जब आप इस तरह के जल्दबाजी के अंदर प्रोजेक्ट करके छोड़ जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट बाद में दर्द सरी बनते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि जो तनकीद जहाँ पे बनती है शेख साहब, आपको वहाँ पे तनकीद करनी चाहिए जिनके ऊपर आपको करनी चाहिए। नहीं, हमने उन पे भी लेकिन एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए हाँ, ना। हमने उन पे तनकीद उस वक्त भी करते रहे हैं, अब भी करते रहे हैं। ये भी शहर का अहम प्रोजेक्ट था। बात ये है कि जो आपने बनाए हैं, जो आप बना रहे थे, वो आप कब तक बना देंगे? चले इस चीज पे आ जाए। कब तक जो है वो मुकम्मल होंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। क्या उन पे हतमी जो प्लान बनाया गया इकदाम भी होते हुए दिखाई देते हैं या नहीं? बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद थे, और मेंबर गवर्नर बॉडी LTA आमिर रियाज कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। तो नाजरीन, अब बात करेंगे, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, क्योंकि इंसान और बाकी तमाम मखलूक़ात में वाज़े फ़र्क फ़हमो फ़हरिस्त का है। दुनिया में कमोपेश 18,000 मखलूक़ात हैं, इनमें से इंसान को सबसे अफजल बनाया गया है। इसीलिए इंसान अक्लो शऊर रखता है और मुख्तलिफ जज्बात का मजमूआ होता है। इन्हीं जज्बात में एक जज्बा मोहब्बत का भी है। इंसान अपने आस पास इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी मोहब्बत के जज्बात रखता है। हम अमूमन घरों में जानवर पालते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं और मौसमों की शिद्दत में उनका ख्याल भी रखते हैं, उनके खुराक का भी ख्याल रखा जाता है और बीमार होने की सूरत में उनके इलाज मुआवजे को भी यकीनी बनाया जाता है। तो ये उन जानवरों की बात हो गई है जो हम अपने घरों में शौक से पालते हैं, लेकिन जो जानवर आज़ाद सड़कों, गलियों, मैदानों और मुख्तलिफ खुली जगहों और शाहराहों पर देखे जाते हैं, उनका ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और इस अमर के हवाले से आगाही फैलाने के लिए आज पाकिस्तान में, दुनिया भर में बल्कि जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जानवरों के क्या क्या हकूक़ होते हैं, उनका ख्याल कैसे रखना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ज़ुल्फ़िशा अनुशे और नईम अब्बास साहब, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। और कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दोबारा आप लोगों ने एनिमल्स के ऊपर एक इतना इम्पॉर्टेंट डे चूज़ किया और बात करने के लिए, तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को अप्रिशिएट करूँगी कि एक मीडिया चैनल होते हुए आप लोग हमेशा माशरे के साथ साथ एनिमल्स को भी याद रखते हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू पीपल। ओके, नईम अब्बास साहब, कैसे देखते हैं कि आप जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन मनाने का बेसिकली पर्पस है क्या? शुक्रिया जी। जैसे
जो फिशा ने कहा मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आज आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बात करी है। जो ये दिन मनाया जाता है बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये है कि लोगों को रियलाइज़ करवाया जाए कि जो एनिमल्स हैं ये भी इस खूबसूरत दुनिया का एक खूबसूरत हिस्सा है और कोई भी क्रिएचर ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला ने बेमकसद बनाई हो। और फिर ये एनिमल्स जो हैं बेसिकली ये डिपेंडेंट हैं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, हो गए, पहले नहीं थे ऐसे, बहुत सारी रीज़न्स हैं दुनिया के अंदर जो चेंजेस आई हैं उनकी वजह से। तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से चैलेंजेस हैं ये जो एनिमल फेस कर रहे हैं और इन चैलेंजेस से इनको कैसे हम निजात दिला सकते हैं ताकि ये जो हैं ये भी एक आज़ाद और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, और आप बताइएगा कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? कि जिस तरह हम जानदार हैं, हमारी ज़रूरियात होती हैं कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, कोई हमें मारे तो तकलीफ़ होती है, हमें बीमारियां हो जाती हैं, हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसी तरह वो जो जानदार हैं, हम तो देखें घरों में रहते हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, ऐसी तंजीमें हैं जो हमारे लिए काम करती हैं, एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल्स बने हुए, लेकिन ये जो सड़क के लावारिस जानवर हैं इनका कोई नहीं है। इनको खाने के लिए कचरे में जाना पड़ता है। लोग पसंद भी नहीं करते हैं। पसंद, देखिए मैं हमेशा एक बात करती हूँ, पसंद ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उन जानवरों पे जुल्म करना इज अनदर थिंग। आप ना पसंद करें, आप उनको मत मोहब्बत करें, आपसे अगर नहीं होती, आपके दिल में अगर अल्लाह ने वो जज्बात नहीं डाले तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट उनको नुकसान ना पहुँचाए, उनको तकलीफ ना दें, उनको हर्ट ना करें, उनसे हकारत ना करें। एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ने ये जो दुनिया, ये जो सारा एक सिस्टम, एक निज़ाम बनाया है, ये एनिमल्स और इंसानों दोनों के लिए बनाया है। जितने जानदार हैं, फिर वो वाइल्ड एनिमल्स हों, वो डोमेस्टिक एनिमल्स हों, वो गधे, बिल्ली, परिंदे, ये सब एक इकोसिस्टम का पार्ट है। इनमें से एक भी आज एक्सटिंक्ट हो जाए तो हमारी जो अर्थ है वो अफेक्ट होगी। हमें नेचर को भी ज़हन में रखना है। तो ये सब एक वाइटल हिस्सा है हमारी इस पूरी दुनिया का, और हमें उनकी तरफ रहम करना चाहिए। जुल्म बस ना करें, उनको रहम करें और उनको परेशान मत करें। दे ऑल बिलोंग टू दिस अर्थ। ओके सर, जैसा कि देखा जाता है घर में तो हम नॉर्मली पेट्स रखते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन जो सड़कों में या गली मोहल्लों में, मैदानों में जो जानवर होते हैं तो हम उनकी देखभाल करना पसंद नहीं करते। क्या देखते हैं कि क्या हमारा सिस्टम नहीं है, या कहीं सिस्टम में कमी है, या कोई पॉलिसीज़ नहीं है हमारे मुल्क में जानवरों के हवाले से कुछ? एक्चुअली दोनों चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं कमी का शिकार हैं। आप देखें, आप अपने से एग्जांपल ले लें, हम सारे इधर जो लोग हैं कि बचपन में ही आम तौर पे बच्चे जो हैं वो गली में अगर कोई जानवर देखा है तो उसको कंकर मार दिया। उनको कहा जाता है कि फ़लाँ जानवर जो है, बचपन में सिखाया जाता है, उसकी आवाज़ मनहूस है, फ़लाँ ऐसे है, फ़लाँ ऐसे है। तो जो तरबियत है उसमें कहीं पे फुकदान रह जाता है, यानी तरबियत की कमी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे आने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि जो एक हमारा बच्चा है वो एक ज़िम्मेदार शहरी बन सके। और जो बच्चे बचपन में एनिमल्स के साथ क्रोल होते हैं वो बड़े होके उनकी पर्सनालिटी के अंदर वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाता है। तो हमें ज़रूरत है इस अमर की कि हमारी जो एकेडेमिया है वो और हमारे जो पॉलिसीज़ एंड लॉज हैं ये इन लाइन हों टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया है, या माजी में देखा जाए इस हवाले से कोई इक़दाम किए गए हैं, या फिर इस हवाले से जो है कोई हुकूमत जो है इसमें कोई इंटरेस्ट ले रही है? अभी तो मैं होपफुल हूँ। आप ये देखें कि हमारे यहाँ 1890 में पहला कानून बना था जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता था क्रूएलिटी से। तो 1890 से लेके वो वैसे ही चला आ रहा है, उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं की गई। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से काफ़ी इस पे आवाज़ें उठी हैं और गवर्नमेंट के अंदर भी मैं कहूँगा कुछ गुडविल आई है जिसकी वजह से अभी अमेंडमेंट्स के ऊपर काम हो रहा है। एक अमेंडमेंट हुई थी 2018 में, वो बहुत छोटी अमेंडमेंट थी, वो सिर्फ ये था कि सज़ा एक बढ़ाई गई थी, लेकिन ये है कि अभी इसके ऊपर उतना बिल्कुल भी फोकस नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें अभी भी पाइपलाइन में फंसी हुई हैं। कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ रिव्यू के प्रोसेस में फंसी हुई है, उसको आगे असेंबली में जाना है और उसको वहाँ पे असेंबली से पास होना है। तो लेकिन ये है कि अब इसके ऊपर बात हो रही है, पहले बात भी बहुत कम होती थी, अब आवाज़ें उठ रही हैं, लोग हैं
आप देखें मीडिया हाउस हैं, आप भी रियलाइज़ कर रहे हैं, तो अभी रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो बेहतर हो रहा है दिन ब दिन, लेकिन इसको अभी जो हमारा गोल है उससे बहुत दूर है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो सैलाब से अफेक्टेड हो चुका हुआ है, यकीनन आप भी वहाँ पर गए, आपने सारी सूरत हाल देखी, तो जो जानवर बहुत ज़्यादा मर भी चुके हैं, जो भी जिंदा है, तो उनके लिए क्या इक़दाम किए, क्या वहाँ पर आपने क्या सूरत हाल बड़ा देखी? अच्छा सवाल किया आपने। देखें, जब ये सैलाब आया है जिसने 33 मिलियन के करीब लोगों को अफेक्ट किया है, यहाँ पे ज़्यादातर आवाज़ें उठ रही हैं कि इंसानों का क्या लॉस हुआ है, आबादियों का क्या नुकसान हुआ है। वहाँ तकरीबन अभी तक जो है 9 लाख के करीब एनिमल्स की अमवात भी हो चुकी हैं, और हम काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं, सिंध में, पंजाब में, इन एरियाज़ के अंदर हमारी टीमें काम कर रही हैं, और हमारा जो इदारा है उसने अभी तक कोई 30,000 एनिमल्स को ट्रीटमेंट दिया है, जो कि अब आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकते हैं लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि जो लोग सरवाइव किए हैं, बच गए हैं, सोचने की ज़रूरत है कि वो सड़कों के किनारों पे बैठे हैं और उनके पास अगर कोई चीज़ बची है बाकी, तो वो उनके एनिमल्स हैं, वो उनका लाइफ स्टॉक है। तो मेरा ये पैगाम है इस फोरम से कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के लिए अपनी सपोर्ट भेज रहे हैं, वो एनिमल्स के लिए ज़रूर यहाँ से चीज़ें भेजें, राशन भेजें, क्योंकि ये एनिमल अगर सर्वाइव करेगा तो वो फैमिली जो है वो सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि बाकी उसके पास कुछ नहीं बचा है, एनिमल बचा है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि सिर्फ जो है वो इंसानों के लिए जो चावल और ग़िज़ा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ उनके एनिमल्स के लिए भी करना चाहिए। बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्या लगता है आपको कि जैसे सैलाब है, ठीक है, इस हवाले से क्या आपने देखे अभी तक, क्या इक़दाम किए गए हैं? मेरी जहाँ तक क्या सिर्फ एनजीओज वगैरह ही काम कर रही हैं, क्या हुकूमती लेवल पर किस तरह से इक़दाम जो है आपने देखे? मुझे लगता है कि अभी वो ह्यूमंस को ही सारों को केटर कर लें तो बड़ी बात होगी, एनिमल्स के लिए अभी तक कुछ सच नहीं हो रहा। और मेरी जिन लोगों से बात भी हुई तो उनका आगे से यही रिस्पॉन्स होता है कि आपको आइडिया है कि इंसान मरे, आप जानवरों की बात करें, उनका तो अभी सोचें भी मत। तो मुझे हुआ दुख कि वो ये क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कि वो भी जानदार हैं, अगर उनके लिए 90% नहीं तो 30% उनके लिए भी कोई काम कर लिया जाए। तो जितने लोग भी यहाँ से चीज़ें भेज रहे हैं, जस्ट लाइक ही सेड, कि हमें एटलीस्ट मेडिकेशन, कुछ वेटनरी डॉक्टर्स जो वॉलंटरली वहाँ पे जा सकें, बिकॉज उन जानवरों में बहुत डिजीज़ेज अभी आ चुकी हैं, इंजरीज हो चुकी हैं। अभी जो जानवरों में जो मोस्टली जो डिजीजेस पाई जा रही हैं वो कौन सी हैं? लंपी डिजीज़ है, और इनके पॉक्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, फिर इनको ज़्यादातर जो है टिक्स का बहुत प्रॉब्लम वहाँ पर हो गया, बिकॉज ये जो सैलाब आए हैं इनकी वजह से वहाँ कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, उनको चिच्चड़ भी कहते हैं, उनको जब काटते हैं तो उनको बुखार हो जाता है। तो इस तरह की कई बीमारियाँ जो वहाँ पैदा हो जाती हैं, चोटें उनको अलहदा लगी नहीं है सैलाब वाले हादसों की वजह से। तो वेटनरी डॉक्टर्स एटलीस्ट जो गवर्नमेंट रिलेटेड है उनको चाहिए कि अपनी पूरी टीम्स डिफरेंट एरियाज़ में भेजें, और एक मेडिकल कैंप उनके लिए भी लगाया जाए वहाँ पर इस तरह से। ठीक है, नईम साहब, आप कैसे देखते हैं कि जो जानवर स्ट्रे हैं, जो आवारा हैं, जिनके लिए आप देख रहे हैं कोई इक़दाम कोई करता हुआ कोई दिखाई दे रहा है? हुकूमती लेवल पर तो आपने जैसे बताया कि एक ही कानून है, उसमें भी एक छोटी सी अमेंडमेंट की गई, तो इस हवाले से कोई कवानीन नहीं है, तो क्या और भी जो है आम जो सोसाइटीज़, एनजीओज़ हैं, वो भी कुछ इस हवाले से कोई इक़दाम करती दिखाई दे रही हैं? आपको हमारे पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटी के इदारे भी नज़र आएंगे नहीं, कम गिने चुने इदारे हैं जो एनिमल वेलफेयर के लिए आवाज़ उठाते हैं या काम करते हैं। देखें, जो सिविल सोसाइटी होती है ना, ये आपको एक मॉडल तो बना के दे सकती है, लेकिन ये स्टेट का रोल रिप्लेस नहीं कर सकती, स्टेट को ही अपना काम करना होगा। और मैं समझता हूँ कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ कुछ नज़र आती हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये जो एनिमल्स हैं, अगर इनके ऊपर क्रुएलिटी हो रही है और इनका कोई देखने वाला नहीं है, तो इनके ऊपर पॉलिसी लेवल पे बातें हो रही हैं, उन पॉलिसी को बनना चाहिए, लॉज को बनना चाहिए, और फिर सबसे बड़ा काम है उसका इम्प्लीमेंटेशन का। तो स्टेट जब तक नहीं करेगी, सिविल सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती। आप की कैपेसिटी है ना, ज़ूफ़िशा हैं, ये कितने एनिमल्स को कैटर कर लेंगी? ये तो कुछ बना के दिखा सकती हैं कि भी देखो मैंने ये एक शेल्टर बनाया है, इसमें इस तरह एनिमल्स को रखना है, ये करेंगे तो जानवर जो है वो बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह हमारा इदारा है जो ब्रुक पाकिस्तान है, हमारा इस वक्त जो है वो 3 सूबों के अंदर ऑपरेशंस हैं। हम लोग भी स्टेट के साथ बहुत करीबी काम करते हैं, और हम भी ये कर सकते हैं कि अच्छा आप देखें कि ये स्किल्स जो हैं ये चाहिए एनिमल्स को की हेल्थ और वेलफेयर को बेहतर करने के लिए, इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स चाहिए। तो ये चीज़ें
हो रही हैं और इंक्लूसिव मॉडल चाहिए। स्टेट और सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगा कि मैंने पॉजिटिव चीज़ भी देखी है, वो भी हाईलाइट करता चलूँ कि अभी फ्लड के अंदर मैंने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स को बड़ा एक्टिव देखा है, जो स्टेट के इदारे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि ये डिज़ास्टर इतना बड़ा आया हुआ है कि इसमें हर एक को आगे आने की ज़रूरत है। इवन स्टेट के भी रिसोर्सेज यहाँ के ऊपर जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो हमें एक इंक्लूसिव अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है ज़ुल्फ़िशा, जैसा कि आपने भी एक इदारा बनाया है, आप जानवर को शेल्टर कर रही हैं, तो किस तरह से आप जानवरों का ख्याल रखती हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ हमें करना भी चाहिए? मेरे पास तो मैंने ओवरऑल दीज ईयर्स अपनी मेहनत से एंड ऑन माय ओन मैंने जिस तरह एफर्ट्स किए, बिकॉज मेरे अंदर वो जज्बा था, मुझे पता था मैंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो इनको फॉर आगे फ्यूचर बीन एनिमल्स को तहफ़्फ़ुज़ और हेल्प प्रोवाइड करता रहे। लिटरली वी हैव आवर ओन हॉस्पिटल, हमारे अपने डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं। और जब मैं एज अ प्राइवेट सेक्टर ये चीज़ कर सकती हूँ तो हमारी गवर्नमेंट तो इससे बहुत बेटर कर सकती है। मुझे लगता है एक पूरा निज़ाम जब मैंने खड़ा कर दिया और ये वाकई में एक मॉडल है कि इट इज़ डूएबल, हमने TNVR खुद करके दिखाया है, तो सोचें गवर्नमेंट के पास तो कितने रिजर्व्स होते हैं वो चीज़ें करने के लिए। तो उनको डेफिनेटली इस चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। और हमने इतने एनिमल्स को ठीक होते देखा है अपने पास, हमने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑन आवर ओन किए हैं, और अब हमारे पास इस तरह का सिस्टम बन गया कि जिन इलाकों में, जिन गाँव में नहीं भी हैं शेल्टर्स या डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे पास जानवर आ रहे होते हैं। और रिसेंटली हम लोगों ने जंगली जानवर जो इंजर्ड हमें मिल रहे हैं, हमने उनको भी, ये एक बहुत न्यू चीज़ है कि हम उनको भी इलाज प्रोवाइड करके नेचुरल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और ये जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं इनमें रिलीज़ करें। इनफैक्ट हमारे पास कई दिन से एक जैकल था जिसकी टांगें टूटी हुई थी, वो हमें रिंग रोड पे से मिला, एक हमें फैसलाबाद मोटरवे से मिला, और वो बिल्कुल चल नहीं सकता था, और अगर कोई भी इंसान वहाँ से गुजरता है उसको जंगली जानवर समझ के मार देता हो सकता है डर के। हमने उसको इलाज दिया, ट्रीटमेंट दिया, और कल हमने रात को उसको कलर कहार में एक फॉरेस्ट में रिलीज़ किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने इन सड़क के आवारा जानवरों के साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। और जब मेरी कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बात थी, वो मुझे उस पर बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप नेचर की तरफ भी अब कंट्रीब्यूट करिए। तो जब हम ये कर सकते हैं, और हम लोगों की इतनी एजेस भी नहीं है, हमारा ऐसा कुछ हमने पूरी जिंदगियां नहीं इस चीज़ को दी, तो जब आपके अंदर एक जज्बा होता है। ख्याल आया इस जज्बे का और इस खिदमत का, और कितने अरसे से कर रही हैं? मेरी एक पेट डॉग थी जो कि मैंने सड़क से उठाकर अडॉप्ट की थी, कीकी उसका नाम था। JFK का मतलब ही जस्टिस फॉर कीकी, उसको गोली मार दी गई थी। तो जब उसकी डेथ हुई और मुझे वो बहुत शॉक लगा, तो मैंने अपनी सारी पेन को एक पॉजिटिव एनर्जी में टर्न कर दिया। मैंने कहा मैंने डिप्रेस्ड होके इस चीज़ में रोना नहीं है, मैंने कुछ करना है उन सारे जानवरों के लिए जो रोज़ गोली जिनको मारी जाती है, जिन पे जुल्म होता है, बेदर्दी से उनको सड़कों पे मार के कत्ल करके फेंक देते हैं। तो तब से ये पूरी एक मूवमेंट शुरू हो गई और मैंने JFK एक पूरा सेंटर बना दिया, और अब वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल बिगेन। ओके, और नईम साहब, आपको कैसे ख्याल आया कि बहुत अच्छा काम यकीनन आप कर रहे हैं, और एक बहुत ही कह लें आप ये खिदमत है, और कैसे, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, और कैसे आपको ये ख्याल आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? मैं तो जी 2006 से इस इदारे के साथ हूँ। ये इदारा बहुत पुराना है, 1934 से ये स्टार्ट हुआ है ग्लोबली, तो 16 मुल्कों में ये काम कर रहा है, और पाकिस्तान में 1991 से है। और मैं आपको बताऊँ, मैं जब फर्स्ट टाइम इसको ज्वाइन किया था तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किस लेवल का काम है और उसका इम्पेक्ट क्या है। हमें शुरू में ऐसे ही लगता था कि एनिमल्स हैं बस ये, या एक बड़ा कॉमन फिक्र है यहाँ तो इंसानों के लिए कुछ नहीं है, लोग जानवरों की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत कॉमन है, ये बहुत चीज़ बहुत कॉमन है। अब पहला जब मेरा इंटरेक्शन हुआ था उसमें हमने देखा तो एक फैमिली थी जिनके पास एक डंकी कार्ट था और उसके साथ वो रोज़ी कमाते थे। जब हमने उनको इंटरव्यू किया तो पता ये चला कि इनकी तो पूरी रोज़ी रोटी ये जानवर है, और हम अगर समझते हैं कि ये जानवर जो है ये कोई महज एक जानवर है, तो उनसे पूछें वो कहते हैं ये हमारा कमाऊ पूत है, हमारा कमाऊ बेटा है, ये वो उसको बेटा कहते हैं, क्योंकि उनका तो रोज़गार ही है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, एनिमल जो हेल्थ सिस्टम्स हैं इसके ऊपर अगर ध्यान ना दिया गया तो पूरी दुनिया ने रियलाइज़ किया है कि इंसान जो है, ये जिस तरह का ये कोविड-19 पेंडेमिक आया है, ठीक है, ये पेंडेमिक्स रुकने वाले नहीं हैं, और ये भी अभी तक जितना डाटा आया है पता चला है कि एनिमल से ही ट्रांसफ़र हुआ है।
और ये जितनी डिजीजेस हैं, अगर एनिमल हेल्थ सिस्टम जो है वो इसके लिए अब इकदाम करने की यकीनन ज़रूरत है। और बहुत शुक्रिया आपका ज़ुल्फ़िकार अनुशे और नईम अब्बास साहब, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो नाजरीन, जैसे कि आपको पता है 12 रबीउल अव्वल करीब है, तो 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से ही अब एक नात है जो कि आप मुलाहिजा कीजिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।